हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का ये आप लोगों का हिंदी का पेपर है। 2024 और 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वायरल पेपर है। और हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये पेपर बिल्कुल वायरल है। सेट आप लोगों का फर्स्ट है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो आप लोगों का 24 फरवरी से पेपर है, यानी कि कब से, 24 फरवरी से जो आप लोगों का पेपर है, यहीं से सभी क्वेश्चन आप लोगों का आएंगे। और आप लोगों का जो पूर्णांक है 100 में 100 संपूर्ण तरीके से हम बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर है। आप लोगों को वही बताया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में सीधे आएगा। ठीक है, संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बताएंगे। बस आप लोग बाबू वीडियो के अंत बने रहिएगा तैयार बना करके, और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। क्वेश्चन का आंसर भी साथ में लिखते चलिएगा। ठीक है, खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। बिल्कुल महामैराथन ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। खंड का यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न पहला दिया गया है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, ये बताना हमें। तो ये मेरी जो असफलताएं हैं ये किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा है बाबू। हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये कक्षा 12 के स्टूडेंट के हिंदी और साहित्यिक के जो स्टूडेंट है, साहित्यिक हिंदी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, समान हिंदी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इसको सभी को दिमाग में बैठा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से संबंधित। फिर इसमें देखो बाबू गुलाब राय की ये आत्मकथा है, ये भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। जो मेरी असफलताएं हैं ये किसकी आत्मकथा है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे, बस आप लोग बाबू वीडियो के अंत बने रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन का वाला दिया गया, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, यानी कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, राहुल संकृत्यानंद है। यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और घुमक्कड़ शास्त्र जो विधा पूछा जाएगा बाबू, वो यात्रा वृत्तांत है विधा, और इससे महापंडित राहुल संकृत्यानंद ने लिखा था। ये भी इनका पूरा नाम है। तो ये वाला भी आप लोगों को स्पष्ट तरीके से आप लोग समझो, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो पहला का ये, दूसरा का राहुल संकृत्यानंद हो जाएगा। और इनके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं, देखिए क्या है। राहुल संकृत्यानंद हिंदी साहित्य के महापंडित कहा जाता है, और वे यात्रा साहित्य के घुमक्कड़ी जीवन के प्रेरक माने जाते हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी मेरी लद्दाख यात्रा है, वोल्गा से गंगा है, और तिब्बत में 1.25 साल है। ये इनकी रचनाएं हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी, इसीलिए हम बता रहे हैं बाबू। ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्र में उन्होंने यात्राओं के महत्व और अनुभव और जीवन इसके प्रभाव को गहराई से प्रस्तुत किया है, यानी कि विस्तार पूर्वक से वर्णन किया है। ठीक है, और जो हमारा दूसरा आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं, विद्या श्रीनिवास। इनके बारे में भी साहित्य परिचय लिखना चाहें तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। इसको भी अभी और रचनाएं देखो, वह संस्कृत और हिंदी के विद्वान और निबंधकार थे। इनकी रचनाएं साहित्यिक, संस्कृति और दार्शनिक विचारों पर आधारित है। प्रमुख रचनाएं जो विद्या निवास की है, कौन कौन सी है, देखो क्या है कि गिरि लक्ष्मी है, और भाषा और समाज है। प्रेमचंद के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी रख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। और हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद की रचनाएं सामाजिक यथार्थ और भारतीय जनजीवन का चित्रण करती है, यानी कि उनको चित्रित करके समझाती है। ठीक है, और प्रमुख रचनाएं इनकी क्या क्या है, गोदान है, गबन है, और क्या क्या है, देखो पूस की रात है, इत्यादि है। ठीक है, प्रेमचंद का लेखन यात्रा साहित्य के बजाय उपन्यास की कहानियों पर भी केंद्रित है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। और जो हमारा डी वाला ऑप्शन में कौन थे, नागार्जुन थे ना, यानी कि डी वाला ऑप्शन में नागार्जुन थे। इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लो बाबू। देखो क्या है कि नागार्जुन के बारे में, नागार्जुन जन कवि कहा जाता है। उनकी कविताएं और गद्य रचनाएं ग्रामीण जीवन और सामाजिक समस्याओं को राजनीतिक मुद्दों पर आधारित है। प्रमुख रचनाएं युगधारा है, बलचन्मा है, और रतिनाथ की चाची है। ठीक है, ये रचनाएं हो जाएगा। बस इतना आप लोगों को जानकारी रखना था। और जो गा वाला ऑप्शन दिया गया है कि निम्नलिखित उपन्यास का मतलब जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित है, कौन सा है, तो सुनीता जो है ये उपन्यास है। और इरावती इसे राघो ने लिखा है, इरावती को। और जो हमारा कहवा है, ये इरावती को रंगे राघो ने लिखा है। और फिर ऋतु चक्र कौन लिखे हैं, पंडित बेचन शर्मा उग्र ने लिखे हैं। और निर्मला कौन लिखे हैं बाबू, मुंशी प्रेमचंद जी लिखे हैं। स्पष्ट तरीके से यहाँ पर सभी जानकारी को आप लोगों को दिया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को ना हो समझने में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, ब्राह्मण पत्रिका का संपादक है पंडित प्रताप मिश्र जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, चिंतामणि रचना है, यानी कि चिंतामणि किसकी रचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। यानी कि यहाँ पर देखो चिंतामणि जो है वो रामचंद्र शुक्ल की है बाबू। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ है, आप लोगों को यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल की है चिंतामणि। और महावीर प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर देखिए जो इसके बारे में इनकी रचनाएं क्या क्या है, ये द्विवेदी युग के साहित्यकार कहा जाते हैं। तो ये वाला भी हो जाएगा। फिर
दूसरा प्रश्न का आप लोगों का देखिए 10 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे, 5 आप लोगों का गद्य से रहेंगे और 5 आप लोगों का पद्य से रहेगा। ठीक है, इसको भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो इसका पद्य का हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न संख्या दूसरा का स्टार्ट यहाँ से होता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। क्या है? तो वैदेही वनवास है। क्या है? वैदेही वनवास है, यानी कि वैदेही वनवास अयोध्या सिंह हरियोध की प्रसिद्ध काव्य है और हिंदी साहित्य में उनके योगदान को दर्शाता है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा लिख करके बिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर चलिए खा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। खा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं, यानी कि इसके कविता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आ वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, गा वाला क्या दिया गया? उपमान मेले हो गए किसकी काव्य पंक्ति हमें यह बताना अज्ञे की है, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे की है। उपमान मेले हो गए आंचल, ये काव्य पंक्ति अज्ञे की है। ठीक है, ये हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा घा वाला यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से क्या दिया गया है कि एकांतवासी योगी किसकी रचना है, यानी कि ये जो है ये किसकी रचना है? तो श्रीधर पाठक की है। बी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। और फिर हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए आड़ा वाला क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि 5 वाला क्वेश्चन है कि हिंदी काव्य के किस कालखंड को अतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? किसे कहा गया? छायावाद को कहा गया है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर देखिए ये आप लोगों का हो जाएगा वेल कंप्लीट। फिर यहाँ से आप लोगों का जो पैटर्न रहेगा गद्यांश रहेंगे, वही गद्यांश रहेंगे, यानी कि गद्यांश का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी गद्यांश है। देखो दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है, जिसका आप लोगों का 5 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। टोटल आप लोगों का 10 नंबर यहाँ से आएंगे। ठीक है, समझ गए ना बाबू? फिर गद्यांश को थोड़ा पढ़ लेते हैं और समझा देते हैं आप लोग को। साहित्यिक कला नृत्य गीत आमोद प्रमोद अनेक राष्ट्रीय जन अपने, तो बाबू ये आप लोगों को आगे नहीं पढ़ना है। राष्ट्रीय जन लिया गया, तो ये राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया, जिसके कौन है? वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आप लोग अपने किताब में टिक लगा लीजिएगा। आप लोग को इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा। और इसके जो नीचे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए गए हैं उसका आंसर आप लोग को बता देते हैं स्पष्ट तरीके से एंड आप लोग को समझा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से गद्य को पहचाना जाता है। राष्ट्रीय का जब प्रयोग हो जाएगा तो राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा। फिर चलिए आगे आप लोग को क्वेश्चन कौन कौन सा दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या दिया गया है? संदर्भ। देखो संदर्भ किस प्रकार से लिखना है, ये देखो पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और पाठ के लेखक वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और संदर्भ में अगर दूसरे तरीका से लिखना है तो किस प्रकार से लिखना है? संदर्भ बनाना है, हेडिंग बना लेना है और इसमें क्या लिखना है? देखो इसमें लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं और 2 नंबर अपना वेल कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को किन रूप में प्रकट करते हैं, तो इसका आंसर क्या लिखेगा? राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को साहित्यिक कला नृत्य गीत और आमोद प्रमोद के विभिन्न रूपों में प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या करने की बात कर रहा है तो इसका आंसर देखिए क्या है? लेखक कहता है कि जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है तथा प्रत्येक संस्कृति को सम्मान करता है और वह व्यक्ति खुद को भी उसे आनंदित करता है। इसका भी आंसर हमारा 2 नंबर लिख करके रेखांकित अंश की व्याख्या लिख करके बिल कंप्लीट हो गया। आप लोग हेडिंग जरूर बनाते चलिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या दिया गया है। घा वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। घा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि आंतरिक आनंद की दृष्टि से किनमें एक सूत्रता है, यानी कि किस चीज में एक सूत्रता है, तो इसका आंसर क्या लिखेगा कि आंतरिक आनंद की दृष्टि से साहित्यिक कला नृत्य गीत और आमोद प्रमोद के विभिन्न रूपों में एक सूत्रता है और इन सभी रूपों में आनंद तत्व का समान होता है और उन्हें जोड़ता है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा आंसर लिख करके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वस्थकर है, यानी कि यह हमें बताना, तो इसका आंसर क्या लिखेगा कि जो व्यक्ति सहृदय है और प्रत्येक संस्कृति और आनंद के पक्ष में स्वीकार करता है वही उदार भावना का राष्ट्रीय के लिए स्वस्थ कर है। ठीक है, यह हमारा लिख करके 10 नंबर गद्यांश का बेल कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, आप लोगों के लिए अथवा करके भी आएगा, यानी कि आप लोगों के लिए ऑप्शन भी रहेगा कि अगर आप लोग वो वाला नहीं करना चाहते हैं ऊपर वाला तो अथवा करके भी कर सकते हैं। अथवा करके देखिए क्या दिया गया है
पुष्पित अशोक को देखकर। बाबू बस अब आप लोग को नहीं पढ़ना है, आगे आप लोग गद्यांश नहीं पढ़ना। क्या है, क्यों नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आप लोग को मिल गया ना कि चैप्टर कौन सा, अशोक का प्रयोग हुआ, तो अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया और उसके लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, तो गद्यांश को आप लोग इसके एक बार देख लीजिएगा और आप लोग को क्वेश्चन जो दिया गया उसको समझा देते हैं, अथवा वाला भी बता देते हैं। बाबू संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में निचोड़ तरीके से समझाएंगे एंड आप लोग को बताएंगे, बस आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा। ठीक है, क्या दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, तो इसके में लिखना है पाठ के शीर्षक जो है वो अशोक के फूल है और लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। संदर्भ दूसरे तरीका से लिखना चाहे तो संदर्भ इस तरीका से भी लिख सकते हैं। कैसे, संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से हिंदी के गद्य खंड में क्या अशोक के फूल नामक पाठ से संकलित है या लिया गया है। ठीक है, और जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बाबू 2 नंबर आप लोग का संदर्भ लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना, तो हेडिंग बना लेना है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें क्या लिखना है कि लेखक कहते हैं, यानी कि लेखक कहता है या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जब भी वह पुष्पित अशोक अर्थात अशोक के फूल खिले हुए फूलों को देखता है तो वह उदास हो जाता है। लेखक अपनी उदासी के कारण स्पष्ट करते हुए कहता है कि वह इस उदास नहीं कि अशोक के पुष्प अत्यधिक सुंदर या उनकी सुंदरता से कोई ईर्ष्या नहीं हो रही है। ठीक है, ये वाला हमारा लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर गद्यांश के लेखक ने स्वयं के बारे में क्या कहा है, तो इसका आंसर लिखिएगा। गद्यांश लेखक ने कहा है कि वह दूरदर्शी नहीं है और जो भी उसके सामने होता है उसे अंतिम परिणाम तक देखने की कोशिश नहीं करता। उसकी सोच वर्तमान तक सीमित रहती है। वह अपनी भावनाओं और उदासी के सही कारण पूरी तरह से नहीं समझ पाता है और इसे अंतर्यामी पर छोड़ देता है। ये वाला भी हमारा लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर घ वाला क्वेश्चन दिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है उसको हमें बताना है। तो देखिए इसका लिखिएगा क्या कि गद्यांश का उद्देश्य मानो मन की संवेदनशीलता और सुंदरता के प्रति उसके संबंध को व्यक्त करना है। इसमें यह दिखाया गया है कि वह कैसे एक साधारण दृश्य है जैसे पुष्पित अशोक लेखक ने मन में उदासी या गहराई से जुड़े भावनात्मक विचार उत्पन्न कर सकता है। ये वाला भी आप लोग का 2 नंबर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा बाबू। फिर अड़ा वाला क्वेश्चन, यानी कि जो हमारा लास्ट क्वेश्चन 5वां वाला दिया गया है, क्या दिया गया है कि अंतर्यामी और दूरदर्शी शब्दों का अर्थ लिखिए। तो देखिए क्या है अंतर्यामी, इसका आंसर क्या लिखेगा, अंतर्यामी वह जो किसी के मन और आत्मा के गुप्त विचारों की भावनाओं को जानता हो उसे अंतर्यामी या सर्वज्ञ या भगवान भी कह सकते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा लिखिए। फिर दूसरा हमारा अर्थ क्या बताना है, दूरदर्शी क्या होता है, वह जो भविष्य की संभावनाओं को भली भांति समझने और विचार करने में सक्षम हो वही दूरदर्शी का होता है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, हमारा आप लोग का 10 नंबर यहाँ से तक बेल कंप्लीट हो गया, यानी कि 10-10-20 नंबर जरूर कंप्लीट होगा। कहे हैं ना कि 100 में 100 आप लोग का कंप्लीट कराएंगे। 20 नंबर आप लोग का 10 MCQ कंप्लीट हो गया और 10 आप लोग का गद्यांश का कंप्लीट होगा और 10 अभी पद्यांश का होगा और आगे भी होगा। पद्यांश का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। चौथा क्वेश्चन दिया गया, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, जिसमें से क्या दिया गया है, देखो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो क्या दिया गया है, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा ना कभी अपना होना परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल भी मिट आज चली, यानी कि विस्तृत नभ का कोई कोना, ये आप लोगों का पद्यांश दिया गया है बाबू। देखो पद्यांश में क्वेश्चन कौन कौन से दिए गए हैं, सेम प्रोसेस है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन देंगे आप लोग का। 10 नंबर यहाँ से भी बेल कंप्लीट करा देते हैं। देखो क्या दिया गया बाबू, इसका व्याख्या करना चाहें तो पहले आप लोगों को व्याख्या समझा देते हैं, तब इसका यानी कि इसका व्याख्या आप लोग हिंदी का अर्थ समझिए। देखिए कावित्री कहती हैं, कौन कावित्री हैं जानते हो, महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, ये आप लोगों का ये जो लिया गया है कहाँ से लिया गया तो गीत से उद्धृत है। ठीक है, यहाँ पर देखो कावित्री कहती है यानी कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि आकाश जितना विस्तृत है और असीम है उतना ही जीवन भी विशाल और रहस्यमय है, लेकिन इस अंत आकाश में उनका कोई अस्थायी स्थान नहीं है। जैसे जीवन में कोई भी अस्थायी स्थान नहीं है, सेम उसी प्रकार से कावित्री अपने अस्तित्व को संक्षिप्त रूप में बताती है कि उनका परिचय केवल यही है कि उनका जीवन कल अस्तित्व में आया था और आज समाप्त हो गया। यह जीवन का अस्थायी और क्षणभंगुर स्वभाव को दर्शाता है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि व्याख्या भी कह सकते हैं। तो ये आप लोग का हो जाएगा। क्वेश्चन जो दिया गया उसका आंसर चलिए आप लोग को बता देते हैं।
उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। पद्यांश का संदर्भ सेम प्रोसेस वैसे है जैसे गद्यांश में रहता है, वैसे पद्यांश में भी संदर्भ लिखना होता है। ये देखो एक शॉर्ट तरीका वाला जो है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत थर्ड यानी कि जो गीत तीसरा आप लोगों का ये है उससे लिया गया, शीर्षक से उद्धृत है या संकलित है। ये आप लोगों का लिख करके 2 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन खा वाला देख लीजिए क्या दिया गया। खा वाला क्वेश्चन दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो आप लोगों को देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, इसका व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग बना लेना है ब्लैक पेन से, और इसमें क्या लिखना है या व्याख्या बना लेना है हेडिंग, ठीक है। इसमें लिखना है जिस प्रकार आकाश को अत्यधिक विस्तृत भाग में फैले हुए होने के उपरांत भी बादल को वहां अपना अस्तित्व प्राप्त नहीं होता है और अपनी संपूर्ण जीवन काल में इधर उधर घूमता रहता है, उसी प्रकार मुझे भी इस विशाल भूभाग अर्थात संसार में अस्तित्व प्राप्त नहीं हुआ है। यह आप लोगों का 2 नंबर इसमें भी लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर गा वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि काव्यत्री अपने जीवन की तुलना किसके साथ की है। तो काव्यत्री अपने जीवन की तुलना नभ यानी कि आकाश की और प्रकृति के परिवर्तनशील तत्वों से करती हैं। उन्होंने जीवन को उस बादल या भावनाओं की तरह देखा है जो एक क्षण में प्रकट होते हैं और अगले ही क्षण में विलीन यानी कि गायब हो जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। ये आप लोग का भी 2 नंबर लिख करके बाबू बेल कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी बता रहे हैं दिमाग में आप लोग फीड करते चलिएगा और रफ कॉपी में या आप लोग कोई भी कॉपी में नोट जरूर करते चलिएगा रिवीजन करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया उपयुक्त अंश में कौन सा रस है, यानी कि इसमें बताना कौन सा रस है। तो इसमें शांत रस है। कौन सा शांत रस है? शांत रस की अभिव्यक्त है या जीवन का नश्वरता और स्वीकार्यता को दर्शाता है जिसमें त्याग और वैराग्य का भाव निहित है, ठीक है। ये वाला हो जाएगा। फिर अड़ा वाला क्वेश्चन दिया गया यह पद्यांश किस भावनाओं को प्रकट करता है। तो यह पद्यांश जीवन की अस्थिरता और नश्वरता और क्षणभंगुरता को प्रकट करता है। ये वाला आप लोग का 10 नंबर इसमें पद्यांश में भी बेल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके भी आप लोगों का है, अथवा करके आप लोगों के लिए ऑफर दिया जाएगा। क्या रहेगा देखो, अथवा में रहेगा सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज और जग की मिट्टी को पुतले जन और तुम आत्मा के मन के मनोज जड़ता हिंसा स्पर्धा में भरे चेतना अहिंसा नम्र ओज पशुता कंप काज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। ये आप लोगों का जो लिया गया जानते हो कहाँ से लिया गया बाबू, ये सुमित्रा नंदन पंत जी लिखे हैं, बापू के प्रति वाला है, ठीक है। इसका व्याख्या आप लोग को स्पष्टीकरण करके बता देते हैं। देखो इसका व्याख्या आप लोगों को हिंदी में समझा दे रहे हैं। हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है इसको समझ लीजिए। साधारण मनुष्य इस संसार में केवल भौतिक सुखों की तलाश में आता है, लेकिन महात्मा गांधी ने सत्य और आत्मा की खोज के मार्ग चुना। सामान्य लोग मिट्टी के पुतलों की तरह होते हैं जबकि गांधी जी आत्मा का साक्षात्कार करने वाला मानवता की नई दिशा देने वाला माना गया है। और गांधी जी ने जड़ता हिंसा और प्रतिस्पर्धा से भरे संसार में चेतना अहिंसा और नामरता का संदेश दिया है। उन्होंने पशुत्व और पतनशीलता में भी पवित्रता का संचार कर मानवता को विकसित किया है और जैसे कीचड़ में खिलता हुआ कमल मानवता का सरोज बन जाता है। बस इतना ही इसका हिंदी अर्थ है। तो ये व्याख्या हो जाएगा। और क्वेश्चन पर आ जाते हैं 10 नंबर, इसमें भी आप लोगों का कंप्लीट तरीके से बता देते हैं। देखो प्रश्न ने क्या दिया गया है कि संदर्भ बताना। देखो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ बताइए। सेम प्रोसेस है बाबू, पद्यांश तो ये रट जाना चाहिए संदर्भ लिखने के लिए और व्याख्या लिखने के लिए, ठीक है। अब देखो क्या दिया गया, उपयुक्त पद्यांश यानी कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित बापू के प्रति शीर्षक कविता से उद्धृत है। आप लोगों को ऊपर ही बताए हैं, फिर से बता दे रहे हैं। ये वाला आप लोग का ये वाला 2 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा संदर्भ लिख करके। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजता है। तो इसका भी आंसर लिख लीजिए। साधारण मनुष्य यानी कि जो सिंपल मैन होते हैं क्या खोजते हैं, यानी कि आम आदमी जो होते हैं, मनुष्य संसार में सुख और भोग की खोज करता है। और इतना भी लिख देंगे तब भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और आगे भी अगर आप लोग की क्षमता है लिखने की तो ये भी लिख देंगे तब भी राइट माना जाएगा कि वह अपनी भौतिक इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहता है, जबकि बापू सत्य और आत्मा की खोज करने के लिए कार्य करते थे। तो ये वाला भी आप लोग का लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला गा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो रेखांकित अंश है यानी कि जितना आप लोगों का
ये रेखांकित किया गया हो उसका हमें व्याख्या करके बताना है और आगे नहीं बताना। ठीक है, देखिए क्या उत्तर आंसर इसका लिखिएगा कि सामान्य लोग मिट्टी के पुतलों की तरह होते हैं, जबकि गांधी जी को आत्मा का साक्षात्कार करने वाला और मानवता को नई दिशा देने वाला माना गया है। ये वाला लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा बाबू, पूरा हो जाएगा। फिर और घा वाला क्वेश्चन जी देखिए क्या दिया गया है कि पशुता का पंकज में कवि का क्या तात्पर्य है, ये बताना है। तो पशुता का पंकज का तात्पर्य है गांधी जी ने मानवता के पशुता और पतनशीलता के कीचड़ में कमल की तरह खिलने वाली उच्च और पवित्र चेतना का निर्माण किया है, और उन्होंने अज्ञानता, हिंसा और स्वार्थ से ग्रस्त मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति की और प्रेरित किया है। तो ये वाला भी आप लोगों का हमारा कंप्लीट हो जाएगा 2 नंबर लिख करके। यानी कि अड़ा वाला जो क्वेश्चन हमारा लास्ट दिया गया, स्पर्धा और नम्र ओज शब्दों का अर्थ बताना। तो स्पर्धा का जो होता है प्रतिस्पर्धा भी अर्थ होता है, और होड़ या किसी से आगे बढ़ने की भावना होता है, ये वाला हो जाएगा। नम्र ओज का क्या होता है, विनम्रता होता है, और आत्मिक शक्ति का संयोजन होता है जिससे सौम्यता और दृढ़ता का सामंजस्य होता है। हो ठीक है, ये वाला हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा बाबू। यानी कि 30 नंबर तो आप लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो 30 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। फिर आगे देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 5वां यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितनी रहेगी, 80 शब्दों में देना है। 3 नंबर का आप लोग का साहित्यिक परिचय रहेगा, 2 नंबर का आप लोग का क्या रहेगा, वो रचनाएं रहेगा। टोटल आप लोग का 5 नंबर से यहाँ से अभी आप कंप्लीट कर लो। ऑप्शन के तौर पर जो इंपॉर्टेंट क्या क्या दिया गया है आप लोग का, वासुदेव शरण अग्रवाल जी दिए गए हैं, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी दिए गए हैं। यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी दिए गए हैं, हरिशंकर प्रसाद दिए गए हैं। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की साहित्यिक परिचय एंड आप लोग को उनकी प्रमुख कृतियां या रचनाओं को बता देते हैं, एंड आप लोग को दिमाग में बैठा देते हैं, समझा देते हैं। देखो क्या लिखना है यहाँ पर, ये फिगर है जो ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखना है, आप लोगों को ये हेडिंग बनाना चाहे तो लिख सकते हैं कि वसुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय एवं प्रमुख कृतियां, हेडिंग बना सकते हैं आप लोग। इसमें क्या लिखना है, पुरातत्व और भारतीय संस्कृति की अमर व्याख्याता वसुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ था, और बचपन से ही इनकी बुद्धि की प्रखरता अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई, और इन्होंने अपनी अल्पायु में ही काशी विश्वविद्यालय में बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए, पीएचडी और डीलिट की उपाधि प्राप्त कर ली। और डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल ने कविता के लेखन से अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ करके अपनी रचनाओं में योग्यता, अनुभव और समृद्ध बुद्धि की असाधारण प्रतिभा द्वारा भारतीय संस्कृति और राष्ट्रता की अमिट, यानी कि जो मिट न सके चित्रों को चित्रित किए करते हुए अनुसंधान के तीव्र प्रवृत्ति का भी स्पष्टता समावेश कर दिया। और ये लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग में संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। और अपने साहित्यिक जीवन में साहित्य के साथ अब साथ पुरातत्व को भी इन्होंने अध्ययन का विषय बनाया। माँ सरस्वती का यह अमर पुत्र हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ 27 जुलाई 1967 ईस्वी में भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए सो गया, यानी कि इनका स्वर्गवास हो गया। इस प्रकार से अगर आप लोग लिखते हैं तो बाबू आप लोग को 5 में 5 नंबर पूरा नंबर दिया जाएगा। और चलिए वसुदेव शरण अग्रवाल जी का आप लोग का प्रमुख कृतियाँ का बता देते हैं। निबंध संग्रह में इनकी है जो है भारत की एकता है, पृथ्वीपुत्र है, कला और संस्कृत है, कल्पवृक्ष वगधारा है, और समीक्षा में जो है मलिक मोहम्मद जायसी कृत है, पद्मावत है, कलिदास कृत है, मेघदूत है, की संजीवनी व्याख्या है, और शोध ग्रंथ में जो है पढ़नीकालीन भारत है, और भाषा शैली जो है डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शैली शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी है। ठीक है, तो ये वाला हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा बाबू। एक ही को लिखना है तो एक आप लोगों को बता दिए है। वैसे आप लोग तैयार करना चाहें तो तीनों पे तैयार कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। आपके वो कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि आपकी कितनी क्षमता है उस पर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को हम यही कहेंगे कि करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा और भी। ठीक है, फिर 5 नंबर उधर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग का खा नंबर यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है क्या, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते उनकी काव्य कृतियां पर प्रकाश डालना है। शब्द सीमा आप लोग को 80 शब्दों में लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। मैथिली शरण गुप्त जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, सच्चिदानंद निरानंद वत्स
ऑप्शन के तौर पर क्या दिए गए हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी है, सच्चिदानंद हीरानंद वल्तरासेन यानी कि अज्ञे जी हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए आप लोग को मैथिली शरण गुप्त जी पे बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का किस प्रकार से लिखना है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म क्या हुआ, देखिए जन्म चिरांव झांसी में 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था और अंग्रेजी सॉरी यहाँ पर अंग्रेजी नहीं बाबू, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सानिध्य में इनकी काव्य प्रतिभा मुखरित हुई और तथा कविता में देशभक्त व राष्ट्र प्रेम का पुट होने के कारण हिंदी साहित्य के संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया और राष्ट्रपति द्वारा संसद के सदस्य मनोनीत किए गए और तथा ये जीवन पर्यटन साहित्यिक साधना की 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में इस राष्ट्र कवि के देहवासन हो गया, यानी कि स्वर्गवास हो गया। बस इतना लिख दीजिएगा, आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर चलिए इनका प्रमुख कृतियां को देख लेते हैं। तो प्रमुख कृतियां भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख कृतियां क्या हैं। मौलिक काव्य में क्या क्या आता है कि भारत भारती आता है और जथद्रथ वधु आता है, वध आता है, पंचवटी आता है, साकेत आता है, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नासु, रंग में भंग आता है, काबा और करबला आता है, वक्र संहार, विष्णु प्रिया और जय भारत इत्यादि आते हैं। ठीक है, और अनुदिति काव्य में क्या है, मेघनाथ वध है, ब्रजभाषा है, विरहणी है, वीरंगाना है और प्यासी का युद्ध है। ठीक है, नाटक में क्या क्या आता है, तिलोत्तमा है, चंद्रहास है, अनघ है। ठीक है, तो यह प्रमुख रचना हो जाएगा। तो 5 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 40 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो गया हिंदी में। ठीक है, और आगे भी कंप्लीट कराएंगे। देखो 5 नंबर यहाँ से भी कर लो। प्रश्न संख्या आप लोग का 6 है। ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, यानी कि सारांश लिखना। अथवा करके दिया गया, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, ये कहने का मतलब है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अधिकतम शब्द सीमा कितना है आप लोग का, कितना दिया गया, 80 दिया गया। तो पंचलाइट कहानी का आप लोग को सारांश बता देते हैं, समझ लो बाबू अभी के अभी। देखो क्या है यहाँ पर, पंचलाइट कहानी का सारांश समझ लो। लेखक फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी पंचलाइट ग्रामीण जीवन की सरलता और सामूहिकता के माध्यम से भारतीय समाज की संस्कृत झलक प्रस्तुत करती है। ठीक है, फणेश्वर नाथ रेणु की। ठीक है, और यह एक कहानी एक गांव के लोगों ने उनके द्वारा खरीदी गई पंचलाइट की कहानी है। गांव में पंचलाइट लाने के बाद लोगों को खुशी का माहौल होता है, लेकिन एक समस्या आ जाती है एक समस्या आ जाती है कि किसी को इसे जलाने का नहीं आता है। ठीक है, तो ये समस्या आ जाती है, तो इसीलिए ये कहानी आगे बढ़ जाती है। क्या है देखो समझो, गांव का ये कहानी समझ लो बाबू। देखो क्या है, गांव का ही लड़का गोधन पंचलाइट जलाना जानता था, लेकिन उसे पंचायत से बाहर कर दिया जाता था क्योंकि गोधन ने मुनरी के घर के सामने से सलीम का गाना गाते हुए जा रहा था। जो मुनरी की काकी गुलेरी ने यह सुन लिया था कि गोधन का शिकायत पंचायत से कर दी थी और इस कारण पंचायत में गोधन का गांव से निकाल रखा था। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो जाएगा। फिर आगे देखो कहानी आगे बढ़ गई। फिर क्या है कि जब पंचलाइट जलाने में असमर्थता से गांव की प्रतिष्ठा दांव पर लगती है तो अंततः गोधन में बुलाया जाता है और गोधन ने पंचलाइट को जलाने में सफलता प्राप्त करता है। पंचलाइट के जलते ही गांव में रोशनी और खुशी छा गई और गोधन को पुनः गांव द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। बाबू 5 नंबर पंचलाइट कहानी का सारांश लिख करके आप लोगों का पूरा हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया। ठीक है, कहे ना कि तो आप लोगों का कितना नंबर हो गया बाबू, 5 उधर, यानी कि 45 नंबर तो इधर आप लोग का टोटल हो गया। ठीक है, और 45 नंबर 5 नंबर अभी आप लोग कंप्लीट कर लो। देखो क्या क्या दिया गया है। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड में, यानी कि स्वपठित। ये हम तो नहीं बताएंगे, ये आप लोग को स्वयं से करना। आप लोग को चार्ट एक लगा दिए हैं, देखो क्या है, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया जो मुक्ति दूत है, ये मुक्ति यज्ञ जो है लेखक इसके सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, ये जो आप लोगों को किस किस जिले में पढ़ना है, कानपुर पढ़ना है जनपद में और जौनपुर पढ़ना है मंडल में, और आप लोग का मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर में पढ़ना है। जो आप लोग का होगा उसको तैयार कर लीजिएगा बाबू। और यहाँ पर देखो क्या दिया गया, सत्य की जीत दिया गया। ये कहाँ कहाँ, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर और झांसी और
बदायूं प्रतापगढ़ और रामपुर पीलीभीत ये सभी दिए गए हैं। तो इसको आप लोग को होगा तो इसको तो पढ़ लीजिएगा और ज़रूर एक बार हमें कमेंट कर दीजिएगा कि हमें ये पढ़ना है, इसको कमेंट करके बता दीजिएगा, तैयार करवा देंगे आप लोगों का। ठीक है, जो कमेंट करेंगे उसी का तैयार करवा देंगे। श्रवण कुमार नीचे दिए गए हैं, इसका आप लोगों को मेरठ है, आजमगढ़ है, बस्ती आप लोगों का बस्ती के मंडल में आ जाता है, सिद्धार्थनगर भी आ जाता है, रायबरेली आ जाता है, हरदोई बंदा और बहराइच हमीरपुर आ जाता है, इत्यादि आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग का गोरखपुर है, गोरखपुर में ये सब आ जाते हैं। यानी कि कौन कौन सा त्यागी पथी इसके लेखक हैं रामेश्वर शुक्ल हैं। ठीक है, और श्रवण कुमार वाला जो है सिर्फ शिव बालक है। तो ये आप लोगों को अपने जनपद के वाइज जो आप लोगों का अनिवार्य है उसको पढ़ लीजिएगा बाबू। ये आप लोगों को 5 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा, 50 नंबर तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सभी अथवा करके इसी प्रकार से पूछेगा कि इसका चित्रण कीजिए, इसका चित्रण कीजिए, अपने शब्दों में लिखिए खंड काव्य का। तो इसी प्रकार से आप लोग का भी पूछेगा, मुक्ति यज्ञ का पूछेगा, रथी का पूछेगा, आलोक वृत्त का पूछेगा। इसका अगर आप लोग कथानक संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहते हैं इसको कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग का चित्रण बता दीजिए दशरथ का। तो ये वाला आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 50 नंबर आप लोगों का हो जाएगा कंप्लीट। कहाँ पर कंप्लीट होगा, देखो खंड आप लोग का खा यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि जो आप लोग को समझ लीजिए यहाँ पर थोड़ा 1 मिनट। देखो क्या है, खंड जो आप लोग का है उसमें आप लोग का 50 नंबर तो करा दिए कंप्लीट। और रही 50 नंबर की बात, तो वो खंड खा में कंप्लीट होगा। तो आप लोग अगर यहाँ तक अच्छे तरीके से देख लिए हैं तो खंड खा भी कंप्लीट कर तरीके से बता देंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहो। ठीक है, देखो प्रश्न संख्या 8वां दिया गया, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। देखो क्या, युवक मालवीय क्या दिया गया है, स्वकीयन प्रभावपूर्ण भाषण जनन मानसम अमहत, यानी कि ये आप लोगों का दिया गया संस्कृत। तो ये आप लोग को जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है, संस्कृत भाषा महत्तम से लिया गया है। यहाँ पर आप लोगों का संस्कृत भाषा महत्तम से लिया गया ये चैप्टर आप लोगों का अथवा करके भी दिया जाएगा। यहाँ पर देखो ये वाला भी दिया गया कि संस्कृत साहित्य से आदिकाव्य वाल्मीकि महर्षि व्यासे कवि गुरु कालिदास अन्य व भाषा, ये आप लोग का अथवा करके ऑफर में दिया जाएगा। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले ऊपर वाला बता देते हैं, यानी कि एक संदर्भ बता देते हैं, उसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखो ये आप लोग का जो लिया गया है बाबू, ये संस्कृत भाषा महत्तम से नहीं लिया गया है, ये युवा मालवीय वाला से लिया गया है। यानी कि इसको आप लोग इसको देख लीजिएगा। अथवा वाला हम आप लोग को बता देते हैं नीचे। देखो अथवा वाला यहाँ पर दिया गया है, संस्कृत का संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। देखो क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाष्यम महत्तम नामक पाठ से अवतरित है, यानी कि लिया गया है। हिंदी अनुवाद इसका कर लेते हैं। देखो संस्कृत साहित्य के आदिकाल कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास और कवि गुरु और कालिदास और भास भरावी भावभूति आदि महाकवि अपने रत्न रूपी ग्रंथों के माध्यम से आज से भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं। यह भाषा हम सभी को सभी के लिए क्या है, माता के समान सम्माननीय और तथा वंदनीय है, जिससे भारत माता की स्वतंत्रता और गौरव अखंडता संस्कृत एकता और संस्कृत के को सुरक्षित रखा जाता है सुरक्षित रखा जा सकता है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम तथा श्रेष्ठ है, यानी कि सबसे अच्छा बेस्ट है। अतः ठीक कहा गया है कि देव भाषा संस्कृत सभी भाषाओं के प्रधान मधुर व दिव्य है। ठीक है, तो ये वाला भी लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा बाबू। फिर खा वाला क्वेश्चन दिया गया इसमें कि दिए गए पद्यांश पर किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप लोग का 7 नंबर का है, संदर्भ का आप लोग का 2 नंबर रहेगा और आप लोग का हिंदी अनुवाद का कितना नंबर रहेगा, 5 नंबर रहेगा बाबू, 5 नंबर। देखो 5 नंबर इसका रहेगा, टोटल आप लोग का 7 नंबर इसका भी कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं। देखो क्या दिया गया, ना मैं रोचते भद्रा व उलूक, यानी कि यह उलूक से लिया गया है। कहाँ से, जो चैप्टर आप लोग का उलूक जात कम से लिया गया है, यानी कि जातक कथा भी कह सकते हैं। ठीक है, जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है बाबू, ये आप लोग का चैप्टर है तो इससे लिया गया। चलिए इसका संदर्भ बता देते हैं। संदर्भ में क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में जातक कथा नामक पाठ से लिया गया, पाठ के उलूक जातकम नामक खंड से लिया गया। ये आप लोगों का 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और
7 नंबर कहाँ से करना है, हिंदी अनुवाद भी है कि मुझे इन भद्रजनों के बीच इस उल्लू का राज्यभिषेक रुचि नहीं लग रहा है। बिना क्रोध की अवस्था में इसका मुख देखो, क्रोध की अवस्था में इसका मुख कैसा हो जाएगा। ये आप लोग का लिख करके 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा बाबू। फिर अथवा करके भी दिया जाएगा क्या कि जल बिंदु निपाता ने क्रमशः पूर्यत घट, और ये आप लोग का दिया गया सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य चा धनस्य चा, ये आप लोग का दिया गया है। यहाँ ये आप लोग का कहाँ से दिया गया है, सुभाष रत्नानी वाले में पाठ से लिया गया है। इसमें क्या लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष रत्नान नामक पाठ से उद्धृत है। और इसका हिंदी अनुवाद देखो क्या क्या दिया गया है, बूंद बूंद जल से क्रमशः घड़ा भर जाता है और सभी विद्यार्थियों धर्म और धन के हेतु यानी कि कारण है। और यह कहने का तात्पर्य है कि विद्या धर्म धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ धैर्य का होना आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे ही होता है, यानी कि धीरे धीरे ही आता है। ठीक है, किसका देखो, विद्या धर्म और धन की प्राप्ति किसके क्या होता है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का हिंदी अनुवाद लिख करके भी 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा बाबू, अथवाला भी। फिर देखो आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, पर्सन नंबर आप लोग का दूसरा दिया गया, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों का किसी एक का अर्थ बताइए, वाक्य प्रयोग करना है। अन्न जल में पूरा हो जाना, अपना ही राग अल्पाना, दाल में काला होना और सूरज का दीपक जलना। सभी का अर्थ यहाँ पर देख लो और वाक्य प्रयोग देख लो क्या है। देखो, अन्न जल पूरा हो जाना, मृत्यु हो जाना, वाक्य प्रयोग है सूरज के पिता जी की आयु अधिक हो गई और जिनकी उनकी मृत्यु हो गई और अब उनका अन्न जल पूरा हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या है कि अपना ही राग अल्पाना, यानी कि किसी की ना बुरा सुनना, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, किसी की बुरा ना सुनना। क्या आगे है देखो कि वाक्य प्रयोग है, क्लास में टीचर के ना आने पर मॉनिटर ने बच्चों को चुप रहने के लिए कहा तो सभी अपना अपना राग अल्पाने लगे। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। तीसरा क्या है, दाल में काला होना, किसी बात पर संदेह होना, जिस तरह से सेठ को पुलिस ने अकेले बुलाया तो लगता है दाल में कुछ काला है, ये वाला हो जाएगा। फिर सूरज को दीप दिखाना, यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति को परिचय देना, प्रसिद्ध व्यक्ति को परिचय देना, तुम सूरज को दीप दिखाने का काम कर रहे हो, या सब हमें पहले से ही पता है, वाक्य प्रयोग हो जाएगा आप लोग का। ये इसमें भी 3 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा बाबू, वाक्य प्रयोग वाला। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया कि आप पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो इसी में के छाट करके हमें आंसर देना। देखो क्या दिया गया है, पद्यांश को आप लोग देख लीजिए, बहुत ही आसान है 5 नंबर, इसको तो आप लोग तुरंत खुद से ही तैयार कर सकते हो। चलिए आंसर बता देते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया। सुखी होने के साथ हमें क्या होना, प्रयत्न सत्य होता है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार सुखी होने के साथ निर्भय होना ही प्रत्यंत सत्य होता है। फिर क्या दिया गया है कि निर्भयता, यानी कि निर्भयता क्या दिया गया, निर्भयता के संपादन के लिए क्या करना अपेक्षित होता है। तो गद्यांश के अनुवाद, निर्भयता के संपादन में 2 बातें अपेक्षित होता है। पहली तो या दूसरी, हमें हमेशा किसी भी प्रकार के भय या कष्ट होना। दूसरी यह है कि हमको कोई कष्ट या भय पहुंचाने के साहस न कर सके, और इनमें से एक संबंध उत्कृष्ट शील से है और दूसरी भक्त शक्ति के पुरुषार्थ से है। ठीक है, शील शक्ति और पुरुष अर्थ जैसी क्या वृत्तियों का संबंध किनसे है हमें यह बताना है। तो गद्यांश के अनुसार शील शक्ति और पुरुष अर्थ जैसे वृत्तियों का संबंध निर्भरता से है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या दिया गया है, आगे क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ बताइए। अनिष्ट दिया गया, अनिष्ट दिया गया, तो इसका जो होता है एक का क्या होता है, बुरा और निष्ठा रहित होता है। और मात्र दिया गया, मात्र दिया गया, यानी कि कुछ अलग लिखा गया लेकिन पढ़ेंगे थोड़ा बहुत वैसे ही। ठीक है, तो केवल हो एक का मतलब मात्र का होता है, एक का मतलब माता होता है। ठीक है, तो बा वाला ऑप्शन इसका राइट कर देंगे। फिर इसमें दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। तात दिया गया, सुराब दिया, तो सभी का बता देते हैं। तो तात का जो होता है पिता तत्कालीन होता है या तत्कालीन होता है, ये वाला हो जाएगा। सुराब का मतलब जो होता है सुगंध या जो महकता हो, देवी लक्ष्मी या सुख की समृद्धि प्राप्त करने वाला। और शिखा जो होता है, शिखा सिर के ऊपर बालों का गुच्छा होता है, ऊपरी ऊंचाई होता है, शिखर होता है। 3 अर्थ जान लो बाबू। और मधु का क्या मतलब, मधु का मतलब होता है एक शहद होता है जो कि खाया जाता है, एक मीठा होता है यानी कि एक स्वाद होता है। ठीक है, तो
तो ये वाला भी आप लोग का 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का सही शब्द का चयन करके लिखिए। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं, मितभाषी। ठीक है, बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं, और जो कभी ना मरे उसे अमर कहते हैं, और जिसका कभी अंत ना हो तो वह अनंत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्या दिया गया है देखो सभी को बता दे रहे हैं। मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूँ। मैं अनेक बार दिल्ली जा सके, तो सही रूप में इसको कैसे लिखना है समझ लो। यहाँ पर कि अनेकों की जगह क्या कर देना, अनेक का प्रयोग करें। ठीक है, मैं अनेकों बार नहीं, अनेक बार दिल्ली जा चुका, ये वाला हो जाएगा सीता। फिर आगे देखो क्या दिया गया है, सीता ने पुस्तक लिखा, तो सही उत्तर क्या है, सही रूप हो जाएगा सीता। लिखा के स्थान पर लिखी हो जाएगा, लिखी का प्रयोग करेंगे क्योंकि स्त्रीलिंग है ना, इसीलिए। ठीक है, फिर गमला मेज पर रखा, तो इसका आंसर क्या लिखना है, मैं के जगह क्या कर देंगे, पर प्रयोग करें, क्योंकि गमला मेज पर रखा है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। फिर मैं महेश को पढ़ाया हूँ, फिर इसका क्या हो जाएगा, मैं के बाद इसका क्या हो जाएगा, मैं के बाद ने का प्रयोग करें, क्योंकि यह क्रिया का संज्ञा पर आधारित है। ठीक है, मैं यानी कि मैंने महेश को पढ़ाया है, इस प्रकार से आप लोगों का ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें भी आप लोगों का कितना नंबर, ये वाला 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर करुण रस का स्थायी भाव पूछा है, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, 12 का वाला क्वेश्चन, करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के उदाहरण अथवा परिभाषा दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो करुण रस का देख लीजिए क्या है, करुण रस शोक, परिभाषा क्या है, शोक की भाव को दर्शाता है जब किसी व्यक्ति को किसी परिजन का वियोग, हानि या किसी दुखद घटना का सामना करना पड़ता है, तो उसके मन में वेदना उसमें होती है, वही करुण रस है। उदाहरण क्या क्या है देखो, अस्थायी भाव इसका शोक होता है। उदाहरण क्या है, देखो उदाहरण क्या है, रही खरकती हाय शूल सी पीड़ा, उर से दशरथ के गाचन तास वेदना, और चौम बढ़त साप कथा वो कहे ना सके। ठीक है, तो ये वाला आप लोग लिख दीजिएगा, और भी उदाहरण जानते हो तो अपने अनुसार उसको तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है शांत रस। शांत रस की परिभाषा देखिए, शांत रस निर्वेद या वैराग्य के रूप में भाव को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति संसार के मोह माया से ऊपर उठ जाता है तो परमात्मा के प्रति आकर्षित होता है, या जीवन के दुखों के निराश होकर शांति की खोज करता है, जो उसमें शांत रस उत्पन्न होता है। अस्थायी भाव उसका निर्वेद होता है। उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा देखो, मन रे तन कागद का पुतला, लगे बोध विनाशी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना, ये आप लोगों का हो जाएगा। फिर खा वाला क्वेश्चन दिया गया, अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अनुप्रास अलंकार का देखिए क्या है, अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जिसमें किसी भी कविता या काव्य रचनाओं में एक जैसी ध्वनि के समान वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे क्या क्या है, चमचम चमकते चाँद, चढ़े चुपके चाँदनी छाई, इसमें यहाँ चा ध्वनि की पुनरावृत्ति हो रही है, जो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ये वाला लिख करके हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा भी देख लीजिए क्या है परिभाषा। उत्प्रेक्षा अलंकार वह अलंकार है जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की घटना का तुलना दूसरी वस्तु या व्यक्ति की घटना से की जाती है, जिससे वह अधिक भावपूर्ण और गहराई भावनाओं से जुड़ी प्रतीत होती है। इसमें कोई वस्तु या विशेषता को नहीं, किसी अन्य वस्तु या घटना को जोड़ करके व्यक्त किया जाता है। ये वाला हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। उदाहरण क्या है, वह लड़का फूल की तरह महकता है, यहाँ लड़के के सुंदरता के प्यारी गंध और फूल के जोड़ा गया है, जिससे उसकी विशेषता और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। चौपाई अथवा दोहा छंद में लक्षण और उदाहरण लिखिए। चौपाई में क्या लिखना है परिभाषा इसका कि चौपाई जो होता है छंद 4 चरणों में का एक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और जैसे उदाहरण क्या देख सकते हैं कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, और धन्य भाग्य जनि मन माही बसी राम। ठीक है, ये वाला हमारा उदाहरण लिख करके चौपाई का हो जाएगा कंप्लीट। फिर दोहा छंद देख लेते हैं। दोहा छंद क्या है इसका परिभाषा। दोहा छंद 4 चरणों में का एक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं क्या क्या है। मन का हार जीते जीते
देखिए क्या है, मन का हार जीते जाई सब प्रकार तन का हार, और जो मन का जीत ना सका सो हार गया संसार। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा बाबू। बहुत ही बढ़िया उदाहरण आप लोगों को समझा रहे हैं, तो ये वाला कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर 13 वाला क्वेश्चन दिया गया, बैंक प्रबंधन को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखिए, अथवा करके ये रहेगा कि किसी पर्यटक स्थल की यात्रा वर्णन करते हुए अपने मित्र को क्या लिखने, पत्र लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग का ये वाला हो जाएगा, बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के यानी कि लोन लेने के लिए आप लोगों को पत्र किस प्रकार से लिखना है, तो इसको समझ लीजिए, लेटर किस प्रकार से लिखना है। श्रीमान या श्रीमती, जिस प्रकार से आप लोग लिखना चाहे लिख लीजिएगा। SBI बैंक प्रबंधक, आप लोग रामपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश डाल सकते हैं, आप लोग अपने अनुसार इसको डाल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग जहाँ पर आप लोग होंगे, ये आप लोग के एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर XYZ लिख दीजिएगा। फिर क्या लिखना है कि विषय जो रहेगा शिक्षा ऋण के लिए, और यहाँ पर क्या लिखना है, आवेदन के लिए। और माननीय महोदय या महोदया, मेरा नाम यानी कि अपना पूरा नाम लिख लीजिए, अपने पिता का नाम, निवासी, अपने बैंक के शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर रहा हूँ, और मैं अपना कॉलेज या विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। जिस आप लोग को कॉलेज होगा, कॉलेज में अपना कोर्स का नाम का अध्ययन कर रहा हूँ, या कोर्स का नाम लिख दीजिएगा क्या कर रहे हैं, या BSc कर रहे हैं, या आप लोग या इंटर में है तो 12th लिख दीजिएगा। आप लोग इसको आप लोग कर लिख दीजिएगा। मैं अपनी योग्यताएं को पूरी की हैं या किए हैं, ठीक है। और मेरा प्रवेश अपना कॉलेज विश्वविद्यालय यहाँ पर लिख दीजिएगा हो गया है। और इस कोर्स के लिए मुझे कुल फीस की आवश्यकता, रुपए की आवश्यकता है। मेरे पास स्वयं के पास उपलब्धि राशि नहीं, यानी कि इतना राशि है, मान लो रुपए है, और शेष राशि की पूर्ति हेतु मैं अपने बैंक की शिक्षा ऋण लेना चाहता हूँ। मैं आपके बैंक की शिक्षा क्या लिखना है, शिक्षा ऋण योजनाओं के बारे में जानकर बहुत उत्साहित हूँ, और मुझे विश्वास है कि आप मेरे आवेदन का अनुकूल विचार करेंगे। आपसे अनुरोध है कि मेरे आवेदन से शीघ्र ही आप लोग क्या करें, मुझे आवश्यक जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद। ये आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। भाव दिया, अपना नाम लिखना है, अपना संपर्क नंबर XYZ लिख दीजिएगा बाबू। पेपर में इस प्रकार से नहीं लिखना है, नाम भी XYZ लिख दीजिए, दस्तावेज संलग्न इस प्रकार से लिख दीजिएगा आप लोग बाबू। तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 दिया गया, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। भाषा शैली पर, पर्यावरण संरक्षण पर दिया गया है, और आप लोग का विद्यार्थी जीवन के अनुशासन का महत्व दिया गया है। वर्तमान भारत के समय में नारी शिक्षा दिया गया, साहित्यिक और समाज संबंध दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिया गया 2021 पर आप लोग को लिखने के लिए क्या गया है, या 2200 दिया गया है। तो आप लोग को ये 5 ऑप्शन रहेगा, किसी एक पर लिखना है, और आप लोग का 9 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है समझा दे रहे हैं। देखो पर्यावरण संरक्षण लिखना है, क्या लिखना है, पर्यावरण हमारा घर है, यह हमें जीवन देता है, यह हमें सांसें लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, यह हमें भोजन और पानी देता है। लेकिन हमारी आधुनिक जीवन शैली ने पर्यावरण के बहुत नुकसान पहुंचाया है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। इन समस्याओं का सामना करने के लिए हमें पर्यावरण संरक्षण की प्रति जागरूक होना होगा, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। फिर पर्यावरण संरक्षण हमें क्यों महत्व है ये बताइए। स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ हवा, साफ पानी और स्वस्थ भोजन हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पर्यावरण का क्षरण इन सब को प्रभावित करता है, जिससे कई बीमारियां फैलती हैं। जैव विविधता के लिए पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इनकी विविधता के बनाए रखने के लिए हमें पारिस्थितिक तंत्र के लिए आवश्यक है। आर्थिक विकास में महत्व भी होता है। स्वच्छ पर्यावरण पर्यटक को बढ़ावा देता है और कृषि और उत्पादक को बढ़ाता है, जिससे आर्थिक विकास होता है, ठीक है। भविष्य में पीढ़ियाँ क्या होती हैं, देखिए इससे क्या मतलब होता है। भविष्य की पीढ़ियाँ, अगर हमें पर्यावरण को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियां में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो ये वाला हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पेड़ लगाएं। पेड़ लगाना है तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऊर्जा को बचाव करें। बिजली, पानी और अन्य संसाधनों को कम से कम उपयोग करें। ये वाला हो जाएगा। कचरे का पुनर्चक्रण करें, यानी कि कचरे का अलग अलग करके पुनर्चक्रण करने के लिए भेजें। और फिर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, यानी कि निजी वाहनों का उपयोग
को कम करने को प्रदूषण कम किया जा सकता है। जल संरक्षण यानी कि पानी को बर्बाद ना करें और बारिश के पानी को एकत्रित करें, ठीक है। और निष्कर्ष इससे क्या निकलता है या उपसंहार लिख सकते हैं क्या, पर्यावरण संरक्षण हमारी सभी जिम्मेदारी है और हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे बदलाव करके पर्यावरण को बचाने में योगदान देना चाहिए। और आइए हम सब मिलकर के एक स्वच्छ और हमारा हरा भरा पर्यावरण बनाने का संकल्प लिए। आप लोग का निष्कर्ष लिख करके 9 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए अगर वर्तमान समय में नारी शिक्षा पर लिखना चाहे तो ये वाला भी लिख सकते हैं। बाबू आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप लोग को इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा तो इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए आप लोग सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा या तैयार कर लीजिएगा, सभी को बताए हैं, ठीक है। तो आप लोग को इसको तैयार कर लेना है। फिर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है, इसको भी आप लोग तैयार करना चाहते हैं तो तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, देखिए आप लोग इसको रफ कॉपी में नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, बस आप लोग का इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यही आप लोगों का हिंदी का पेपर था, यानी कि यही आप लोगों का कक्षा 12 का हिंदी का पेपर था जो आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बता दिया एंड आप लोगों को समझा दिए। आप लोगों को ये हमारा देखिए प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को जो कहे थे ना कि 100 में 100 नंबर कंप्लीट तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे और आप लोग को संपूर्ण तरीके से 100 में 100 नंबर हिंदी में कंप्लीट करा दिए एंड आप लोग को बता दिया हमारे द्वारा आप लोग को कंप्लीट तरीके से बताया गया एंड आप लोग को समझाया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास सभी के पास जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिए, यानी कि कक्षा 12 के सभी स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा, भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।